हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लास में क्या करेंगे हम लोग, जो हमने 11th क्लास का जो एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर है सेट थ्योरी, ये चल रहा है बेटा हमारा। पिछली क्लासेस में हम पढ़ रहे थे इसको इसको ही आगे बढ़ाते हैं बेटा हम लोग। और इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, सबसेट के बारे में कि सबसेट क्या होता है। तो इसको बेटा एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। मान लीजिए एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है बेटा, एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। और दूसरा सेट हमने लिया सेट बी, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। 5 एलिमेंट्स है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी के अंदर भी है। ठीक है ना, यानी कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी के एलिमेंट भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर होते हैं तो वो सेट उस दूसरे सेट का क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर ऑल्सो एलिमेंट्स of set B. So A is subset of B and और हम लोग क्या कहते हैं बेटा, A B का सबसेट है और इसका रिवर्स हम क्या बोलते हैं, B is superset of A. B is superset of A, ये बात होती है बेटा। इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं A is subset of B. A is सबसेट ऑफ B। ठीक है बेटा, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो मान लीजिए मैंने कहा A के अंदर है ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, ऑल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। और B साइड में मैंने बोला ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। तो ए सेट में तो वो स्टूडेंट आएंगे जो आपकी क्लास के अंदर है और बी सेट में वो स्टूडेंट आएंगे जो आपके स्कूल में है। तो क्या आपके क्लास के स्टूडेंट आपके स्कूल में है? बिल्कुल है जी। तो सारे के सारे स्टूडेंट स्कूल में होंगे ही होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो गया, ए इज सबसेट ऑफ बी। आई बात समझे बच्चों? तो ये होता है सबसेट की डेफिनेशन। इसको और आगे पढ़ते हैं बेटा और एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। कॉपी कर लीजिए पहले इसको। ठीक है बेटा, ठीक है चलिए। तो बेटा इसको कैसे लिखेंगे कि हम ले लेंगे लेट ए बिलोंग्स टू ए, यानी हमने कोई एलिमेंट लिया है ए जो सेट ए में है। इफ ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, हमने क्या बोला, एक ऐसा एलिमेंट ए है जो ए में है, अगर वही एलिमेंट बी में भी है देन ए इज सबसेट ऑफ बी। ए जो होगा सेट बी का क्या होगा बच्चों, सबसेट होगा। अब सबसेट को भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ बेटा, सबसेट को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है बच्चों, अब ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। देखिए अभी मैंने एग्जांपल लिया, एक सेट लिया था a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो अभी क्या हो रहा है बेटा, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है और सेट बी के अंदर कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो सेट ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर हम इसको और अच्छे से बोलेंगे तो हम ऐसा बोलेंगे कि हम लिखेंगे कैसे बेटा, ए इज, हम बोलते हैं ऐसा ए इज सबसेट ऑफ बी। एक्चुअली में ये क्या होता है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और मान लीजिए एग्जांपल के लिए a इज इक्वल टू है 1 2 3 और b इज इक्वल टू भी क्या हो जाए बेटा 1 2 3। तो a के सारे एलिमेंट b में हैं बट b के पास कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है क्या, नहीं बच रहा। तो इसको कहेंगे हम a इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ b। है तो सबसेट ही क्योंकि सारे एलिमेंट इसमें है। सिमिलरली b के सारे एलिमेंट भी इसमें है, तो यहाँ पर तो मैं लिख सकता हूँ a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज आल्सो सबसेट ऑफ a। इस केस में ऐसा होने पर क्या हो रहा है,
दोनों के दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, दोनों इक्वल भी आ रहे हैं। तो अगर हमें किसी सेट को, दो सेट को इक्वल प्रूव करना होता है तो हम ये प्रूव कर देते हैं कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। वो तभी पॉसिबल है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, वो तभी पॉसिबल है जब दोनों क्या हो, इक्वल सेट हो। ठीक है, तो इसका नोटेशन ऐसा हो जाता है, ए इज सबसेट के साथ ऐसा लग जाता है नीचे, ऐसा नीचे लग जाता है इक्वल का साइन। तो अगर जब इक्वल का साइन लग रहा है तो वो इम्प्रॉपर सबसेट है, यानी उसमें इक्वल सेट भी आ रहा है। अगर प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो सबसेट सारे होंगे, बट किसको छोड़ दो, इक्वल वाले केस को छोड़ दो। आई बात समझ में? चलिए कॉपी कर लीजिए बेटा। अब देखिए बच्चों, सबसेट से रिलेटेड, सबसेट जो हम पढ़ रहे हैं सबसेट, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो लिख रहा हूं बेटा। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है बेटा, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। डेफिनेट सी बात है, अगर सेट ए के अंदर 1 2 3 है तो ए अपना सबसेट होगा ही होगा, उसके अंदर सारे एलिमेंट होंगे ही होंगे। ठीक है, दूसरा, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट क्या होता है बेटा, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट यानी कि 5 इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। मैथमेटिकली हम क्या लेते हैं कि जो नल सेट है, एम्प्टी सेट है, वो जितने भी सेट हैं उन सबका सबसेट होता ही होता है अभी। और तीसरा पॉइंट क्या लिख रहा हूं मैं, इफ n ऑफ a इज इक्वल टू n, यानी किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बच्चों, n है, देन टोटल पॉसिबल सबसेट, या मैं यूं कहूं इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट, तो वो क्या होते हैं बेटा, 2 की पावर n होते हैं। कितने होते हैं, 2 की पावर n होते हैं। और फोर्थ पॉइंट मैं कह रहा हूं कि इफ n ऑफ a इज इक्वल टू n है, सेट ऑफ a के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो टोटल प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएंगे बेटा, उसमें से इक्वल वाले केस को हटा दो, यानी 1 केस को हटा दो, तो 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 क्या हो जाएगा, आपके टोटल प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। आइए क्या बात समझे बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कॉपी कर लें अपनी कॉपी में, देन मैं एक्सप्लेन करता हूँ इन पॉइंट्स को बेटा क्या है। ठीक है, देखो बच्चों, तो यहाँ पर एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल लिया मैंने, मान लीजिए सेट ए है जिसमें 2 एलिमेंट है ए कॉमा बी। मैं आपसे पूछता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, आप बोलोगे 2 है। पहला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट या कार्डिनलिटी क्या है इसकी, 2 है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं इसमें आपसे पूछता हूँ, टोटल पॉसिबल, टोटल पॉसिबल सबसेट्स बताइए कितने होंगे, तो 2 की पावर 2 होगा यानी 4 होंगे। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ कि बताओ कौन कौन से हैं, अब हमें वो सबसेट बताने हैं। तो देखो बेटा, एक सेट तो वो खुद ही हो, मतलब 2 एलिमेंट है ए से ए बी, देखो 2 तो यही हो गए, एक तो ए एलिमेंट आ गया, एक बी एलिमेंट आ गया, मतलब ये एक सेट है, इसके अंदर एक सिंगल टर्म एलिमेंट सेट नहीं है, ये इसके जो एलिमेंट है वो इसमें है, बिल्कुल है, तो ये इसका सबसेट हो गया, ये भी इसका सबसेट हो गया। फिर क्या होता है बेटा, इटसेल्फ वाला होगा और नल सेट होगा, तो टोटल 4 होगा अपने पास। ठीक है बच्चों, और देखो एग्जांपल, मान लीजिए एक सेट बी लिया जिसमें 1 2 3 है, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना हो गया बेटा, 3। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने हो गए बेटा, 2 की पावर 3 यानी कि 8, टोटल 8 सबसेट बनेंगे। कौन कौन से, तो देखो कैसे बनाओगे, पहले 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया। पहले क्या करेंगे हम लोग, 1 1 का पेयर बनाएंगे, एक एक एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है बच्चों, फिर क्या करेंगे, अब 2 2 को लेंगे, 1 2 1 3 2 3। ठीक है बच्चों, ये ले लिया, तो कितने हो गए, 1 2 3
4 5 6 तो हो गए। अब एक वो खुद भी होगा, अब 3 का ग्रुप कराएंगे 1 2 3 और एक 5 है, तो ये टोटल कितने बन गए बेटा अपने 8 सबसेट बन गए। आई क्या बात समझ में? चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट से। चलिए बच्चों अब देखते हैं पावर सेट क्या होता है अभी। तो पावर सेट की डेफिनेशन देखते हैं पहले क्या है। ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल subsets of a set of all possible subset of a given set। आपको कोई एक सेट दिया हुआ है, उसके टोटल पॉसिबल कितने सबसेट बनेंगे वो बना लिए, उन सब को एज ए एलिमेंट यूज करके नया सेट बनाओगे, वो कहलाएगा आपका पावर सेट। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जांपल अभी मैंने लिया था ए के अंदर 2 एलिमेंट ले लिए ए कॉमा बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? 2 थे। ठीक है बेटा, इसके बाद मैंने बोला था कि इसके सबसेट कितने बनेंगे, टोटल सबसेट्स 4 बनेंगे, 2 का 2 की पावर 2। कौन कौन से बने थे बेटा? ए बी, वो खुद बना इटसेल्फ ए बी और एक 5। अब ये टोटल 4 सबसेट आ गए। इन सबसेट को एज ए एलिमेंट यूज करेंगे, यानी कि इनको भी एक सेट के अंदर लिखेंगे ए बी और ये 5। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा वॉइड सेट को। ठीक है, तो इन सबको एक सेट में लिख दिया, तो ये कहलाएगा आपका पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। और इसको डिनोट करते हैं बेटा किससे? पी ऑफ ए से, पी ऑफ ए से। तो अगर आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए पूछा जाएगा, तो इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है? ए के कितने सबसेट होंगे? तो भाई ए के सबसेट तो 2 की पावर n होता है, तो इसका फॉर्मूला भी क्या आएगा? 2 की पावर n ही तो आएगा। आई बात समझ में? चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट से। चलिए बच्चों अगला देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट जैसे नाम से पता लग रहा है यूनिवर्सल है, यूनिवर्स है, मतलब कि बट इसके अंदर क्या होता है कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। कंफ्यूजन ये हो जाता है कि जैसे हमने बोले यूनिवर्सल सेट यू से डिफाइन करते हैं, क्या करते हैं? यू से डिफाइन करते हैं, कैपिटल यू से यूनिवर्सल सेट को हम डिफाइन करते हैं। चलिए ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है बेटा कि मान लीजिए मैंने एक सेट बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो कई बार जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट समझ लेता है। ऐसा नहीं है, हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन अलग अलग होगी भी। ठीक है ना, तो इन ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट बोलूंगा मैं यहाँ पर, इसकी डेफिनेशन क्या बोल रहा हूँ? इन ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, यानी कि पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट की बात चल रही है, हर हमेशा के लिए नहीं है, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट या पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात चल रही है। इन ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट यूनिवर्सल सेट is a set which contains all sets in given context, that is all sets are subsets of universal set। कहने का मतलब इतना सही बेटा कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात चल रही है, उसके अंदर एक सेट ऐसा होगा जिसके अंदर बाकी सारे सेट के सारे एलिमेंट मिला के आ रहे होंगे, यानी कि जितने भी सेट दिए होंगे वो सबके सब सबसेट हो जाएंगे उसके। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक तो मैंने बोल दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फिर मैंने बोला सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स, फिर मैंने बोला सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो बेटा ये दोनों सेट जो आ रहे हैं आपके, इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे एलिमेंट इसमें तो होंगे होंगे, तो ये इस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए यूनिवर्सल सेट हो गया है, जबकि इसके सेट हो गए हैं। और दूसरे क्वेश्चन में मान लीजिए मैंने बोला सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है बेटा कि नेचुरल नंबर जितने भी हैं वो सारे रियल तो होंगे होंगे,
जितने इंटीजर हैं वो रियल भी होंगे होंगे। इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए यूनिवर्सल सेट का काम कौन कर रहा है, रियल नंबर का सेट, जबकि ये इसके सबसेट हो गए। तो देखो यहाँ पर ये तो यहाँ इस क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट बन रहा था, जबकि इधर क्या बन गया, ये एक सेट नॉर्मल सेट बन गया। तो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल है यानी कि हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हमेशा ऐसा ही होगा, नहीं, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट की बात होगी, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। आई क्या बात समझ में? चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए बच्चों, एक टॉपिक और दिया हुआ है छोटा सा आपके सिलेबस में, इंटरवल्स का। ठीक है, इंटरवल क्या होता है, देखिए इसको दो टाइप से डिफाइन किया गया है। एक तो ओपन, इस ओपन को मैंने ऐसे कर दिया, बीच में से ऐसे कर दिया, ठीक है। दूसरा होता है क्लोज, क्लोज इंटरवल। तो नाम जैसे मैंने बनावट बनाई है वैसे आपको देख के पता लग रहा होगा, ओपन इंटरवल के लिए स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं, क्लोज इंटरवल के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। पहली बात तो ये, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, कोई एलिमेंट x है, x बिलोंग्स टू a टू b, और इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू a टू b, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब इसको बोलेंगे कैसे, इसको बोलेंगे हम लोग कि x लाइज बिटवीन a एंड b बट एक्सक्लूडिंग a एंड b। यानी कि देखो ऐसे इसको डिनोट कैसे करते हैं, नंबर लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, और हम मान के चलते हैं कि a लेस देन b है, यानी a पहले आ रहा है, तो a तो यहाँ पर आ गया, b यहाँ कहीं आ गया, ओपन है तो ओपन सर्कल बना देंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया बेटा, कि जो x है, जो x है वो a और b के बीच में दौड़ लगा रहा है, भाग रहा है ना, a और b के बीच में लाई कर रहा है, बट ना तो कभी वो a होगा और ना ही कभी वो b होगा, ओपन सर्किल है, ठीक है ना। चलिए ये क्लोज इंटरवल, इसका मतलब हो गया x लाइज बिटवीन a एंड b एज वेल एज इंक्लूडिंग a एंड b। इसका क्या मतलब हुआ कि x जो है हमारा वो a और b के बीच में दौड़ लगा रहा है नंबर लाइन पे, और a को भी शामिल कर लिया है और b को भी शामिल कर लिया है। तो ऐसे क्या हो गया, ये आपका हो गया x इस बार क्लोज इंटरवल, ठीक है क्या, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको लिखा हुआ है y बिलोंग्स टू a टू b, तो यहाँ पर क्या होगा, a पर तो क्लोज हो गया, b पर ओपन हो गया, तो a तो इंक्लूड हो गया, b क्या हो गया, एक्सक्लूड हो गया। एक लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू, इस केस में क्या हो गया, a पे ओपन हो गया और b पे क्लोज हो गया, तो a तो क्या हो गया आपका ओपन इंटरवल, b क्या हो गया बेटा क्लोज इंटरवल। तो इनको बोलते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है बेटा। आई क्या बात समझ में? तो इतना सा हमको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और इसके अंदर अगर छोटी सी बात और है वो मैं आपको बता देता हूँ, बुक के अंदर नहीं गिवन है बट फिर भी हम देख लेते हैं बेटा। होता क्या है देखिए, समझाने के लिए आपको इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे समझाता हूँ आपको बेटा। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू 3 to 8, और दूसरा लिखा है x बिलोंग्स टू 3 to 8। तो अगर दोनों को मैं प्लॉट करता हूँ नंबर लाइन पे, तो ये तो क्या बोल रहा है कि 3 और 8 के बीच में भी है, और 3 भी है और 8 भी है x। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछता हूँ इसके लिए कि x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम आप बोलोगे शुरुआत 3 से हो रही है, 3 है, और x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, आप बोलोगे 8 है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अगर मैंने आपसे यहाँ पूछा तो इसको आप बनाओगे ऐसा, 3 पे ओपन 8 पे ओपन, 3 और 8 के बीच में है x, लेकिन कभी 3 नहीं होगा और ना ही कभी 8 होगा। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि x मिनिमम क्या होगा, तो आप बोलेंगे जस्ट ग्रेटर देन 3, जस्ट ग्रेटर देन 3, क्योंकि 3 तो है नहीं, 3 से जस्ट बड़ा। और अगर मैं आपसे पूछा x मैक्सिमम क्या है बेटा इस केस में, तो आप बोलेंगे जस्ट लेस देन 8। तो मैंने पूछा कितना, जस्ट ग्रेटर और जस्ट लेस कितना, तो एक बच्चा बोलता है 3.01, दूसरा बोलता है 3.01, तीसरा बोलता है 3.00001। अगर यहाँ पर जाकर रुका बच्चा तो मैंने एक और जीरो लगा दिया, 0.0000001। तो ये तो चलता रहेगा ऐसे। तो बताइए जस्ट जस्ट ग्रेटर नंबर क्या होगा,
नॉट डिफाइंड, क्या हो गया ये, नॉट डिफाइंड। सिमिलरली जस्ट लेस, एक बच्चा बोलता है 7.9, दूसरा बोलता है 7.99, तीसरा बोलता है 7.9999, मैंने बोला 7.9999, लगाते रहो भाई, चलता रहेगा, ये तो कभी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब जस्ट लेस देन और जस्ट ग्रेटर देन, ऐसा कोई नंबर डिफाइन ही नहीं होता, नॉट डिफाइन, ठीक है, ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है इस दुनिया में जो जस्ट ग्रेटर हो या जस्ट लेस हो। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि क्लोज इंटरवल में तो मिनिमम और मैक्सिमम डिफाइन होते हैं, बट ओपन इंटरवल में मिनिमम एंड मैक्सिमम डज नॉट डिफाइन। आई क्या बात समझ में? चलिए कॉपी कर लीजिए बेटा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, अगली क्लास में आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 उसको सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग, ठीक है। तब तक जो मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करें अच्छे से, अगली क्लास में मिलते हैं, टेक केयर बच्चों।